नमस्कार साथियों। हम लोगों ने सातवाहन वंश के जो राजा हुए जैसे कि शातकर्णी प्रथम और दोस्तों हाल जो कि विद्वान थे दोस्तों, उनकी गाथा सप्तशती है जो रचना, ठीक है। आज हम लोग सातवाहन वंश के जो समाज था उसके बारे में पढ़ेंगे और दोस्तों जो प्रशासन था यानी कि किस प्रकार से सातवाहन अपने प्रशासन को सुचारू रूप से चलाते थे उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जिस प्रकार से दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता हम लोग पढ़ें कि वहाँ पर मात्र सत्तात्मक समाज का मतलब मात्र सत्तात्मक समाज होने का यह अस्तित्व मिलता है। और दोस्तों इस प्रकार आगे जाते जाते जब ऋग्वैदिक काल पड़ा था तो उस समय दोस्तों पितृ सत्तात्मक काल था। तो दोस्तों जो सातवाहन वंश है इस वंश में भी दोस्तों मात्र सत्तात्मक ढांचा होने का संकेत मिलता है, ठीक है। आइए देखते हैं सातवाहन वंश समाज, संस्कृति और प्रशासन, इन तीनों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों। सातवाहन वंश के बारे में समाज, सातवाहन कालीन समाज 4 जातियों में बटा हुआ था जिसका आधार व्यवसाय था, ठीक है साथियों। यहाँ पर जो व्यवसाय जिस प्रकार से लोग व्यवसाय करते थे उसी प्रकार से दोस्तों उनको जातियों में बांट दिया जाता था, ठीक है। सातवाहन कालीन समाज व प्रशासन में मात्र सत्तात्मक ढांचा था, लेकिन उत्तराधिकारी जो होते थे वे पिता से पुत्र को ही प्राप्त होता था। यानी कि दोस्तों जो उत्तराधिकारी यानी कि राजा जो होते थे वे पुत्र ही होते थे, ठीक है। देखा जाए तो मात्र सत्तात्मक ढांचा था। इस काल की 2 रानियों नागनिका, ये शातकर्णी प्रथम की माँ थी दोस्तों, तथा गौतमी बलश्री ने प्रशासन में सक्रिय रूप से भाग लिया। गौतमी पुत्र शातकर्णी आगमन निलय यानी कि वेदों का आश्रयदाता, इस मैंने आपको दोस्तों पिछली वीडियो में भी बताया था। गौतमी पुत्र शातकर्णी को आगमन निलय कहा जाता है यानी कि जो वेद हैं उनका आश्रयदाता, और अद्वितीय ब्राह्मण भी कहा जाता है, ठीक है। उसने छिन्न भिन्न होती हुई वर्ण व्यवस्था को फिर से स्थापित कर दिया था। यानी कि जो वर्ण थे दोस्तों, जैसे 4 वर्ण हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र दोस्तों, तो वहाँ पर गौतमीपुत्र शातकर्णी के शासनकाल में उसने कहा था कि कोई भी वर्ण अदर वर्ण में विवाह नहीं करेगा, वर्ण वर्ण में ही विवाह करेगा, ठीक है। तो उसने मतलब कि छिन्न भिन्न होती हुई वर्ण व्यवस्था को फिर से स्थापित किया। प्रशासन, सातवाहन प्रशासन मौर्य प्रशासन की अनुकृति था, यानी कि मौर्य प्रशासन से ही प्रभावित था। जिस प्रकार से दोस्तों मौर्य वंश में प्रशासन था उसी प्रकार से सातवाहन वंश में भी प्रशासन था, कुछ कुछ प्रतीत होता है। उनके समय में जिलों को मौर्य काल की तरह आहार कहा जाता था। दोस्तों हम लोगों ने मौर्य काल में पढ़ा था कि जिलों को क्या कहा जाता था, आहार कहा जाता था, विषय कहा जाता था, ठीक है। इसी प्रकार से सातवाहनों के प्रशासन में भी आहार कहा जाता था जिलों को। सातवाहन अभिलेखों में कटक एवं स्कंदावार शब्दों का अत्यधिक प्रयोग हुआ है। ये सैनिक शिविर थे साथियों, जो सैनिक थे वो अपना शिविर बनाकर रहते थे तो उन्हें कटक कहा गया है और स्कंदावार कहा गया है, ठीक है। जो प्रशासन के केंद्र के रूप में भी काम करते थे, यानी कि प्रशासन के केंद्र के रूप में भी कार्य करते थे, वो शिविर होते थे जिसे स्कंदावार और कटक कहा गया है। इसमें सातवाहन शासन का सैनिक लक्षण प्रकट होता है। चैत्य सातवाहनों का राज चिन्ह था। जो चैत्य हैं दोस्तों, जैसे कि बौद्ध धर्म में दोस्तों चैत्य बनाए गए हैं। चैत्य कैसे कहते हैं साथियों, आज हम लोग मंदिर में पूजा करने जाते हैं तो जो ऊपर दोस्तों जो होता है तो उसे ही हम चैत्य कह सकते हैं, ठीक है। वैसे उसे तो हम लोग गुंबद कहते हैं। इस प्रकार से मंदिर बना उसके ऊपर जो गोलाकार होता है उसे गुंबद कहते हैं। चैत्य किसे कहते हैं दोस्तों, चैत्य जहाँ पर दोस्तों भगवान बुद्ध के अस्थि अवशेष हों या फिर किसी भी दोस्तों तीर्थंकर, बौद्ध धर्म में जो तीर्थंकर हुए उनके अस्थि अवशेष हों उन्हें चैत्य कहा जाता है, ठीक है। तो चैत्य जो थे वे सातवाहनों का राजकीय चिन्ह था। सातवाहनों की राजकीय भाषा प्राकृत थी तथा लिपि ब्राह्मी थी। जो दोस्तों आज की डेट में ये जैसे मैंने लिखा है ये दोस्तों देवनागरी लिपि है, तो दोस्तों इसी प्रकार से ब्राह्मी लिपि भी थी, ठीक है। और भाषा कौन सी थी, प्राकृत थी, यानी कि आम बोलचाल की भाषा प्राकृत थी, ठीक है। सातवाहनों की भाषा राजकीय भाषा प्राकृत थी तथा लिपि ब्राह्मी थी। ब्राह्मी दोस्तों इसी प्रकार से लिखी जाती थी, यानी कि बाएं से दाएं साइड में लिखी जाती थी, ठीक है। गांव का प्रशासक गौलमिक कहलाता था। देखिए साथियों मौर्य काल में भी गांव के प्रशासक को गौलमिक कहा जाता था, ठीक है।
गौलमिक सैनिक टुकड़ी का एक प्रधान था। हालिक भी ग्राम प्रशासन के अधिकारी में से एक था। इस समय सामंतों की 3 श्रेणियां थीं। दोस्तों जो सातवाहन वंश है, तो यहाँ पर सातवाहन वंश में दोस्तों 3 प्रकार के सामंतों को पता चलता है। ठीक है, सातवाहन वंश में 3 प्रकार के सामंतों का पता चलता है। प्रथम प्रकार का जो सामंत था वह राजा कहलाता था, यानी कि राजा सामंत हो गया एक। द्वितीय श्रेणी का सामंत कौन सा था? महाभोज था। तृतीय श्रेणी का जो सामंत था वह सेनापति था। ठीक है, इस समय सामंतों की 3 श्रेणियां थीं। 3 श्रेणियां मतलब प्रथम श्रेणी सामंत की राजा की होती थी, द्वितीय श्रेणी सामंत की महाभोज की होती थी और तृतीय श्रेणी सामंत की सेनापति की होती थी। भूमिदान के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। साथियों, जो सातवाहन वंश है यहीं से दोस्तों भूमिदान की शुरुआत हुई मानी जाती है। ठीक है, ब्राह्मणों को भूमिदान देने की प्रथा सातवाहनों ने शुरू की। हालांकि उन्होंने अधिकतर भूमिदान बौद्धों को दिया। जो बौद्ध थे दोस्तों उन लोगों को दोस्तों अधिकतर भूमिदान दिया गया, परंतु ब्राह्मणों को भूमिदान देने की प्रथा सातवाहनों ने ही शुरुआत की थी। गौतमीपुत्र सातकर्णी का प्रथम नासिक अभिलेख एक साक्ष्य है जिसमें भूमिदान के साथ शुल्क मुक्ति एवं अन्य विशेषाधिकारियों की चर्चा की गई है। जो दोस्तों गौतमीपुत्र सातकर्णी का अभिलेख है, नासिक अभिलेख, उसमें दोस्तों यह पता चलता है कि यहाँ पर भूमि दान दिया गया था तथा साथ ही साथ शुल्क मुक्ति एवं अन्य विशेषाधिकारियों की चर्चा की गई है। इस भूमिदान की प्रथा ने प्रशासनिक विकेंद्रीकरण एवं सामंतवाद को जन्म दिया। जो सामंतवाद है दोस्तों और प्रशासनिक विकेंद्रीकरण है यहीं से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, यानी कि जब दोस्तों भूमिदान दिए गए तो दोस्तों वहाँ पर सामंतवाद की स्थापना होने लगी। ठीक है, सामंती प्रथा भी यहीं से स्टार्ट हुई है, कहने का मतलब ये है। ठीक है साथियों, आगे देखते हैं। आगे दोस्तों सामंतवाद का जन्म हुआ क्योंकि गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल में प्रशासनिक अधिकारियों को भी वेतन के बदले कर मुक्ति भूमि दान दी जाने लगी। यानी कि दोस्तों सामंतवाद का जन्म इसलिए हुआ क्योंकि आगे दोस्तों गुप्तोत्तर काल में, यानी कि गुप्त काल के बाद के काल में प्रशासनिक अधिकारियों को भी वेतन के बदले में कर मुक्त भूमि दान में दी जाने लगी थी। ठीक है, सिक्के। सातवाहनों ने कुषाणों की भांति सोने के सिक्के नहीं चलाए। देखिए दोस्तों, जो कुषाण हैं इन्होंने सर्वप्रथम सोने के शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए, परंतु यहाँ पर लिखा है कि जो सातवाहनों के सिक्के थे वे कुषाणों की भांति सोने के सिक्के नहीं थे, क्योंकि दोस्तों सोने का प्रयोग बहुमूल्य धातु के रूप में किया जाने लगा था। ठीक है, सातवाहन काल में सोने का जो प्रयोग था वह बहुमूल्य धातु के रूप में किया जाने लगा था। उनके अधिकांश सिक्के शीशे के थे। देखिए दोस्तों, सातवाहनों के अधिकांश सिक्के जो थे वे शीशे के थे। ठीक है, सातवाहनों ने पोटीन, तांबे व कांसे की मुद्रा भी चलाई थी। पोटीन, तांबे व कांसे की मुद्रा भी चलाई थी। पोटीन दोस्तों किस प्रकार से बनता था? ताम्र, जिंक, सीसा, टिन आदि का मिश्रण था। ठीक है दोस्तों, पोटीन क्या था दोस्तों? ताम्र, जिंक, सीसा व टिन का मिश्रण था। साथियों, कांसा क्या था? हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता में, कांस्य सभ्यता में पढ़ा था। कांसा क्या है? तांबे का और टिन का मिश्रण है कांसा। ठीक है दोस्तों, सातवाहनों की मुद्राओं पर राजशिर, 5 पत्तियों वाला चैत्य वृक्ष व स्वास्तिक का अंकन मिलता है। जो सातवाहनों के सिक्के हैं दोस्तों उस पर दोस्तों राजशिर अंकित मिलता है व 5 पत्तियों वाला चैत्य वृक्ष मिलता है। जिस प्रकार से दोस्तों हम लोगों के सिक्के हैं, जैसे कभी कभी देखे होंगे कि उस पर दोस्तों गेहूं की बालें, कणक की मतलब गेहूं की बालों का चित्र मिलता है इस पर आज की डेट में। ठीक है साथियों, तो उस समय क्या था कि मुद्राओं पर राजशिर लिखा हुआ था और 5 पत्तियों वाला चैत्य वृक्ष, ठीक है, वृक्ष का अंकन था और स्वास्तिक का अंकन भी मिलता था। ठीक है दोस्तों, जहाज के अंकन वाले सिक्के भी शीशे के थे। जो शीशे के सिक्के थे वे जहाज के अंकन वाले भी थे। सातकर्णी प्रथम ने सर्वप्रथम राजा के नाम से सिक्के जारी किए। राजा के नाम से सिक्के जारी करने वाला सातकर्णी प्रथम। आवक्ष मुद्रा बालागढ़ छत्तीसगढ़ से प्राप्त हुई है। जो आवक्ष मुद्रा है वह बालागढ़ छत्तीसगढ़ से प्राप्त हुई है। कारशापण का पहला अभिलेखीय साक्ष्य नागनिका का नानाघाट अभिलेख है। कारशापण दोस्तों अभी आगे देखेंगे।
कारशापण का अभिलेखीय साक्ष्य नागनिका का नानाघाट अभिलेख है। ठीक है, यहाँ से हम लोगों को कारशापण सिक्के के बारे में जानकारी मिलती है। भारी मात्रा में मिले सातवाहन एवं रोमन सिक्कों से बढ़ते हुए व्यापक व्यापार की ओर संकेत मिलता है। यानी कि दोस्तों सातवाहनों का और रोमन का व्यापार होता था, क्योंकि दोस्तों भारी मात्रा में सातवाहन सिक्के मिले हैं और रोमन के भी सिक्के मिले हैं। ठीक है, महारथी तथा महाभोज बड़े सामंत थे। ठीक है, महारथी तथा महाभोज बड़े सामंत थे, जिन्हें अपने क्षेत्र में सिक्के उत्कीर्ण कराने का अधिकार, ये अपने अपने क्षेत्रों में सिक्के भी उत्कीर्ण करा सकते थे। व्यापार के बारे में देख लेते हैं। यहाँ कपास की भारी मात्रा में उत्पादन होता था। दोस्तों सातवाहन वंश में यहाँ कपास की भारी मात्रा में उत्पादन होता था। भौंच इस समय प्रमुख बंदरगाह था। भड़ौच जो था इस समय प्रमुख बंदरगाह था, वह व्यापारिक केंद्र भी था। ठीक है, जो भड़ौच था वह बंदरगाह था और व्यापारिक केंद्र था। सातवाहन काल में पश्चिमी व दक्षिणी भारत में तगर यानी तेर, पैठान, धान्यकटक, अमरावती, नागार्जुनकोंडा, भड़ौच, सोपारा, अरकमेड़ू, कावेरीपट्टनम आदि समृद्ध नगर थे। ये दोस्तों जो शहरों के नाम हैं, ये दोस्तों सातवाहन काल में आदि समृद्ध नगर थे, यानी कि कई उठे हुए नगर थे। ठीक है, व्यापार में चांदी व तांबे के सिक्कों का प्रयोग होता था। व्यापार में दोस्तों चांदी के सिक्के थे, तांबे के सिक्के थे, इनका प्रयोग होता था, जिसे कारशापण कहते थे। पुलुमावी के कारले लेख में कारूकर शब्द कारीगरों के लिए आया है। तो दोस्तों जो कारूकर शब्द है यह कारीगरों के लिए लिया गया है, जो कि पुलुमावी के कारले लेख में मिलता है। व्यापारियों एवं शिल्पियों में महायान बौद्ध धर्म प्रचलित था। जो व्यापारी थे और शिल्पी थे यानी कारीगर, तो दोस्तों ये लोग महायान बौद्ध धर्म को मानते थे। बौद्ध धर्म दोस्तों महायान शाखा और हीनयान शाखा में बटा हुआ है। महायान शाखा को व्यापारी मानते थे और शिल्पी मानते थे। बाकी जो समाज था वे दोस्तों वैष्णव व शैव धर्म को मानते थे। ठीक है, जैसे देखा जाए तो दोस्तों जो सातवाहन वंश की दोस्तों स्त्रियां थीं वह दोस्तों वैष्णव धर्म और शैव धर्म को मानती थी। ठीक है, ऐसा कह सकते हैं, या फिर वो बौद्ध धर्म को मानती थीं और जो पुरुष थे वे वैष्णव या शैव धर्म को मानते थे। ठीक है, शिल्पियों में गंधकों का बार बार उल्लेख मिलता है। गंधकों का बार बार उल्लेख मिलता है। गंधक दोस्तों इत्र बनाने वाले व्यक्ति लोग थे। ठीक है, गंधक इत्र बनाने वाले लोग थे। गंधक जो थे वह इत्र बनाते थे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों वहीं से शब्द निकला है गंध इत्र। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे दोस्तों सातवाहन संस्कृति में स्तूप। इस समय सबसे महत्वपूर्ण चैत्य कारले का एवं अमरावती का है। यानी कि दोस्तों सातवाहन वंश के समय जो चैत्य है वह कारले का चैत्य था और अमरावती का चैत्य था। ठीक है, आंध्र प्रदेश में नागार्जुनकोंडा गुंटूर जिले में स्थित। दोस्तों जो नागार्जुनकोंडा है वह गुंटूर जिले में स्थित है और अमरावती ये सातवाहनों एवं उनके उत्तराधिकारियों इक्ष्वाकुओं के काल में बौद्ध संस्कृति के महत्वपूर्ण केंद्र बन गए। दोस्तों जो नागार्जुनकोंडा है और अमरावती है, ये दोनों स्थल दोस्तों सातवाहनों के समय और इक्ष्वाकुओं के समय, यानी कि दोस्तों सातवाहन वंश के बाद इक्ष्वाकु आता है, क्योंकि जो इक्ष्वाकु थे ये दोस्तों सातवाहनों के ही नौकर या फिर सामंत थे। ठीक है, तो दोस्तों इस समय इन दोनों के कार्यकाल में जो बौद्ध संस्कृति थी उसके महत्वपूर्ण केंद्र थे। ठीक है, नागार्जुनकोंडा और अमरावती। ठीक है, बौद्ध संस्कृति के महत्वपूर्ण केंद्र बन गए। अमरावती स्तूप का निर्माण 200 BC यानी कि ईसा पूर्व में आरंभ हुआ। जो अमरावती स्तूप है उसका निर्माण 200 ईसा पूर्व में आरंभ हुआ। इसका पता सर्वप्रथम मैकेंजी ने 1797 ईस्वी में लगाया था। जो दोस्तों अमरावती स्तूप है इसका पता सर्वप्रथम मैकेंजी ने 1797 ईस्वी में लगाया था। अब देखते हैं इक्ष्वाकु वंश। इक्ष्वाकु वंश का जो दोस्तों संस्थापक है वह श्री शांतमूल है। ठीक है, इक्ष्वाकु वंश का संस्थापक कौन है? श्री शांतमूल। इसने अश्वमेध यज्ञ किया था। नागार्जुनकोंडा अभिलेख से ज्ञात होता है कि इक्ष्वाकु नरेश वीर पुरुषदत्त ने उज्जैन के शक नरेश की कन्या रुद्र भट्टारिका से विवाह किया।
जो दोस्तों इक्ष्वाकु नरेश वीर पुरुषदत्त हैं, इन्होंने दोस्तों उज्जैन के शक नरेश की कन्या रुद्र भट्टारिका से विवाह किया। ये जानकारी हमें नागार्जुनीकोंडा अभिलेख से मिलती है। शासक ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे। जो दोस्तों इक्ष्वाकु वंश के शासक थे वह ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे, और जो दोस्तों रानियां थीं वह बौद्ध धर्म को मानती थीं। इसी प्रकार से दोस्तों सातवाहन वंश में भी था कि जो शासक थे वे ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे, और जो उनकी रानियां या वेमेन या फिर स्त्रियों को देखें तो वह बौद्ध धर्म को मानती थीं। ठीक है, पुराणों में इक्ष्वाकु वंश को श्री पर्वत का शासक एवं आंध्र भृत्य यानी कि आंध्रों का नौकर, साथियों जो सातवाहन हैं इन्हें आंध्र सातवाहन कहा गया है। ठीक है, और आंध्र भी कहा गया है। तो दोस्तों जो इक्ष्वाकु हैं तो इक्ष्वाकुओं को आंध्र भृत्य कहा गया है, यानी कि आंध्रों का नौकर, और श्री पर्वत का शासक कहा गया है। ठीक है, कहाँ पर? पुराणों में। जो दोस्तों 18 पुराण हैं उसमें साथियों इक्ष्वाकुओं को श्री पर्वत का शासक कहा गया है और आंध्र भृत्य कहा गया है, यानी कि आंध्रों का नौकर या सातवाहनों का नौकर कहा गया है। राजधानी इक्ष्वाकुओं ने अपनी राजधानी अमरावती धान्यकटक से हटाकर नागार्जुनकोंडा या फिर विजयपुरी बना दी। साथियों नागार्जुनकोंडा का पुराना नाम विजयपुरी है। ठीक है, जो इक्ष्वाकु वंश की राजधानी अमरावती थी तो उन्होंने दोस्तों इक्ष्वाकुओं ने अमरावती या फिर धान्यकटक से राजधानी को हटाकर नागार्जुनकोंडा बना दी। नागार्जुनकोंडा का पुराना नाम विजयपुरी है। ईंटों के मंदिरों का निर्माण सर्वप्रथम इक्ष्वाकुओं ने किया था। जो दोस्तों ईंटों के मंदिर हैं उसका सर्वप्रथम निर्माण इक्ष्वाकुओं के द्वारा किया गया था। साथियों जो आज का जो सबसे पुराना ईंटों का मंदिर है वह हमारे कानपुर में है दोस्तों। ठीक है, जो कि गुप्त काल में बनाया गया था। आभीर वंश के संस्थापक ईश्वर सेन ने 248-249 ईस्वी के लगभग कलचुरी चेदी संवत की स्थापना की थी। कलचुरी चेदी संवत की स्थापना किन्होंने की थी दोस्तों? आभीर वंश के संस्थापक ईश्वर सेन ने। कब? 248-249 ईस्वी के लगभग। चतुष्शातकर्णी वंश का महाराष्ट्र के कुंतल में शासन था। जो दोस्तों चतुष्शातकर्णी वंश था उसमें दोस्तों महाराष्ट्र के कुंतल में शासन था। इस वंश का अंत कदंब वंश के द्वारा किया गया था। जो दोस्तों कदंब वंश था, कदंब वंश ने चतुष्शातकर्णी वंश का खात्मा किया, जिसका दोस्तों शासन महाराष्ट्र के कुंतल में था। ठीक है, वृहत फलायन वंश की राजधानी पिथुंड थी। ठीक है साथियों, पिथुंड हम लोगों ने पढ़ा था कब? जब दोस्तों यूनानी आक्रमण हुआ था सिकंदर के समय, तो दोस्तों कई हम लोगों ने राज्य पढ़े थे। ठीक है, उसमें पिथुंड भी था। तो दोस्तों जो वृहत फलायन वंश की राजधानी थी वह पिथुंड थी। शालकायन वंश की राजधानी वेंगी थी। जो वेंगी है दोस्तों वह शालकायन वंश की राजधानी थी। वेंगी के चालुक्य हैं। ठीक है, अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे जब। पश्चिमी गंग वंश का संस्थापक कोगु वर्मन था, जिसने कोलार से शासन किया। 6ठी शताब्दी ईस्वी में कोंकण क्षेत्र में मौर्य वंश का उल्लेख हुआ है। जो दोस्तों कोंकण क्षेत्र है वहाँ पर साथियों मौर्य वंश का उल्लेख हुआ है। और दोस्तों 6ठी शताब्दी ईस्वी में कोगु वर्मन, ये दोस्तों पश्चिमी गंग वंश का संस्थापक था जिसने कोलार में शासन किया था। इनकी राजधानी एलिफेंटा द्वीप पर स्थित पुरी या फिर धारापुरी थी। ठीक है साथियों, अब साथियों हम लोग विदेशी आक्रमणों को पढ़ेंगे, जिसमें दोस्तों इंडो ग्रीक यानी कि यूनानी, हिंद यवन, ठीक है कुछ भी कह सकते हैं, हिंद यवन, शक, पहलव, कुषाण। ठीक है, ये सीक्वेंस में है दोस्तों। इन लोगों को हम दूसरी वीडियो में पढ़ेंगे, यानी कि विदेशी आक्रमणों को। ठीक है, आज हम लोगों ने सातवाहन जो वंश है, सातवाहन वंश को कंप्लीट कर लिया है। उसमें जो समाज, संस्कृति व प्रशासन है। ठीक है साथियों, पिछली वीडियो जो मैंने दी थी वो उसमें दोस्तों सातवाहन वंश के जो राजा हुए हैं उनके बारे में हम लोगों ने जानकारी ली थी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब हम लोग विदेशी आक्रमणों को पढ़ेंगे कल दूसरी वीडियो में।